So in last class we have studied कि coordination entity क्या होता है, central atom क्या होता है, ligands क्या होते हैं, क्या उनकी डेंसिटी होती है, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ एक एटम से अटैच होते हैं, डाइडेंटेड होते हैं कि जो दो से अटैच होंगे, ट्राइडेंटेड इज थ्री एंड पॉलीडेंटेड इज एक दो से ज़्यादा। जितने भी लिगेंड्स में जितने भी डोनेटिंग एटम है अगर वो मेटल से अटैच हो जाए एक साथ तो उसे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज EDTA। नाउ उसके बाद मैंने बताया था किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड्स जो केज बनाते हैं उन्हें हम लोग किलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। देन वी कम टू द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास दो या दो से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं लेकिन वो अटैच सिर्फ एक ही जगह से होते हैं। तो जैसे NO2 है या HCN है, या तो S से अटैच होगा या फिर N से अटैच होगा, या फिर N से NO2 में N से अटैच होगा या फिर ऑक्सीजन से अटैच होगा। दोनों डोनेटिंग एटम से साइमल्टेनियसली एक साथ वो अटैच नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता उसका भी रीज़न मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वो अटैच, एक तो ये मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल होने की वजह से अगर ये दो एटम एक साथ अटैच होने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें होता क्या है कि 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड साइकिल बन जाती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 3 मेंबर या 4 मेंबर्ड साइकिल जो बनती है, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग जो बनती है, इट इज़ एक्सट्रीमली अनस्टेबल। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। तो वो स्टेबल होता नहीं है तो इसलिए वो नहीं बनता है। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ऐसे होते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? ऐसे लिगेंड्स जो दो या दो से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं और वो लाइगेट करते हैं सिर्फ एक ही जगह से। एग्जाम्पल HCN या NCS। अगर नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है तो उसे आइसोथायोसाइनेट बोलेंगे, और अगर सल्फर से अटैच हो रहा है तो उसे थायोसाइनेट बोलेंगे। NO2 केस में भी एक बार नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है और एक बार ऑक्सीजन से अटैच होता है। दोनों को ही नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन से अटैच होता है तो उसे N नाइट्रो बोलेंगे, और जब ऑक्सीजन से अटैच होगा तो उसे O नाइट्रो बोलेंगे। नाउ वी कम टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल, सेंट्रल मेटल के साथ में जितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 6 लिगेंड्स उसके साथ अटैच हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे PTCl6 देखें, सो PTCl6 इसके अंदर क्या है? सेंट्रल मेटल कौन सा है? मेटल इज प्लैटिनम। एंड लिगेंड्स कौन है? लिगेंड्स है इसमें क्लोरीन या क्लोराइड। क्लोरीन तो नहीं बोलेंगे, क्लोराइड। और कितने क्लोराइड है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ये बहुत आसान है, हमें जस्ट टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स को कैलकुलेट करना है, गिनना है कि कितने हैं और उतना ही उसका हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे K4FeCl6। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? सेंट्रल मेटल ये है, NCN जो साइनाइड है, ये क्या है? लिगेंड। ठीक है, तो ये तो पता ही चला सेंट्रल मेटल और लिगेंड क्या है, और जो ब्रैकेट में होगा वही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। और यहाँ पे जो 6 है वो क्या डिनोट कर रहा है? 6 डिनोट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 CN अटैच है तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है या 4 होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो 5 मेंबर्ड भी बनाते हैं लेकिन वो थोड़े रेयर होते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे या तो तुम्हें टेट्राहेड्रल पढ़ने के लिए मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल पढ़ने के लिए मिलेगा, या फिर स्क्वायर मिलेगा। तो तुम्हें पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 is tetrahedral एंड dsp2 is square। या तो ये कंपाउंड मिलेंगे या फिर 6 पे मिलेगा तुम्हें ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरीके की हो सकती है, sp3d2 और d2sp3। So I think we are clear with coordination number.
नेक्स्ट वी कम टू द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड होता है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहीं पर भी हो सकता है, या तो वो कटायन की फॉर्म में हो सकता है, एनायन की फॉर्म में हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी होता है। जैसे FeCN64 नेगेटिव है, ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये एनायन है। न्यूट्रल जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO, ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। नेगेटिव में तुम्हें एग्जांपल मिल ही गया, और पॉजिटिव तो मोस्टली सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे ऊपर का तुम्हें दिख रहा होगा निकल टेट्रामीन, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है। जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो उसका जस्ट काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन होगा। नेक्स्ट वी कम टू द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज एग्जैक्टली सेम एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बस इसमें इसे पॉलीहेड्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कंटेन अ ज्योमेट्री। तो पॉलीहेड्रन इज बेसिकली कौन सा हेड्रन है, जैसे ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, तो इस नाम से उसका पॉलीहेड्रन उसका बोला गया। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री जो उसने बना रखी है। तो ये जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इट कैन बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। स्क्वायर पिरामिडल तब होगा जब यहाँ पे एक लोन पेयर है, तभी ये स्क्वायर पिरामिडल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है। अब ये जो ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है ये डिटरमाइन होती है बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, और साथ में अगर उसका हमें डायपोल मोमेंट पता है, डायपोल मोमेंट म्यू अगर हमें पता है कि कितना डिबाई का है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट उसकी कितनी है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, सो दैट हम लोग प्रॉपर उसकी ज्योमेट्री निकाल सकें। नाउ वी कम टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। अब जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे कॉपर है या कि FeCl4, इसमें जो मेटल है सेंट्रल एटम है, इसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही हमें निकालना होता है, क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बी एक्स, तो उसको हम लोग क्या डिनोट कर देंगे, एक्स डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो मेरे पास मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हो गया, प्लस अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारा, अब हम लोग इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे साइनाइड है, 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड है, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो साइनाइड में जो चार्ज होता है वो कंटेन करता है -1। ये जो टोटल चार्ज है ये इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है उसके इक्वल हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे -4। सो x -6 इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हेंस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। सो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर व्हाइल राइटिंग इट्स नेम, जब हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं,
सॉरी आयरन जो है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नाउ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि Cn तो ठीक है, Cn नेगेटिव होता है, हमें जनरली पता है कि KCN बनता है तो ऑब्वियसली Cn नेगेटिव होगा। तो बाकी लिगेंड्स के ऊपर क्या क्या चार्ज होता है? तो लिगेंड्स के ऊपर जनरली चार्ज जो है वो तुम ध्यान रख सकते हो, जैसे हेलोजेंस है, हेलोजेंस के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा? -1, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। ये बेसिकली चार्ज है, ठीक है। अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे H2S, H2O, NH3 और अमीन, इथिलीन डायमीन, जिसको EN भी लिखते हैं और इसको डिनोट कैसे करते हैं? NH2, NH2, और कोई भी अमीन हो, कोई सा भी अमीन हो, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे, ठीक है। ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तुम्हें सीधा 0 लिख देना है। और हेलोजेंस के ऊपर तुम्हें चार्ज दिख रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन से आएंगे? जो आएंगे अभी हम बात करते रहेंगे कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। ये चीज़ें तुम्हें याद करनी है कि लिगेंड्स के ऊपर क्या चार्ज होगा। SCN के ऊपर नेगेटिव होता है, CN के ऊपर नेगेटिव होता है, NO2 के ऊपर नेगेटिव होगा, NO3 के ऊपर नेगेटिव होगा, और कौन से बचे? तो तुम्हें पता है कि लिगेंड या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल गिने चुने हैं, बाकी सबके ऊपर चार्ज होगा। जो भी आता रहेगा वो मैं बताता रहूँगा। ऑक्सिलेट होता है, उसके ऊपर -2 होता है, क्योंकि ऑक्सिलेट का साइन ये होता है। तो C2O4 2 नेगेटिव को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो C2O4 2 नेगेटिव के ऊपर -2 चार्ज होता है। और I'll give you a list कि क्या क्या होते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग को CO NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले मैं लेट करूंगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है। नाउ आई हैव NH3 जो कि 6 है, तो पहले मैं 6 लिखूंगा। और NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0, बिकॉज NH3 इज अ न्यूट्रल लिक्विड। और इसको मैं इक्वल कर दूंगा +3 की ओवरऑल जो आयन के ऊपर चार्ज। तो इससे क्या पता चला मुझे? X इज इक्वल टू 6 into 0 is 0, तो ये +3 हो गया। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट के आगे ब्रैकेट लगा के मैं रोमन नंबर में 3 लिखूंगा, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ पे पता चल गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे 6 into 0 is 0, yes, -3 कहाँ से हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ -3 कैसे पॉसिबल है? 6 + 3 तो हो रहा है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब देखो इसमें से CONH3 4Cl2 पॉजिटिव जो है इसका निकालेंगे, तो कोबाल्ट की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ X +4 into अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 +2 into क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 एंड ओवरऑल जो चार्ज है इसके ऊपर वो +1 है, सो X + 0 -2 is equals to +1 which is equals to +3। तो जो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3 के इक्वल आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पे +3 लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं धीरे धीरे इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती जाएगी और तुम आराम से खुद ही पता लगा बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही मोस्ट ऑफ द टाइम बता सकते हो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मेजर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो छूट ही गया। नाउ वी कम टू द होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक, होमो मतलब सेम,
पास 6 लिगेंड और 6 के 6 क्या है, अमोनिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोलिप्टिक। कोई जगह तो है नहीं, आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होमोलिप्टिक होते हैं और लिगेंड्स आर सेम। हेट्रोलिप्टिक होते हैं डिफरेंट लिगेंड्स आर। तो अगर लिगेंड्स एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो बन जाता है हेट्रोलिप्टिक। अब यहाँ पे CONH3 6 की बात करें तो इट इज़ होमोलिप्टिक। और इसकी बात करें, इसमें दो तरीके की लिगेंड्स हैं, तो इसे मैं बोलूँगा हेट्रोलिप्टिक। कॉपर CN4, इसमें सारे सेम है तो इसको मैं बोलूँगा होमोलिप्टिक। इधर सारे के सारे सेम है तो ये भी होमोलिप्टिक। FeCN6 ये भी सब सेम है तो ये भी क्या है, होमोलिप्टिक। तो अगर सारे लिगेंड सेम होंगे तो उससे बोला जाता है होमोलिप्टिक, और अगर थोड़े डिफरेंट होते हैं तो उससे बोला जाता है हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से ज़रूर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। सो नाम लिखने से पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये आती हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स का अगर नाम दे रखा है तो उससे हमें स्ट्रक्चर लिखना है, और अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, वाइस वर्सा। तो कंपाउंड का नेम दे रखा है तो हम उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसका नेम लिखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे कोई नाम दे रखा है तो मैं कैसे उसका स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ। तो उसके स्ट्रक्चर लिखने के लिए वी हैव सेवरल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। पहली चीज क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम लिख रहे हैं तो सेंट्रल मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो हमेशा पहले ब्रैकेट स्टार्ट होते ही पहले ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे मेटल लिखेंगे, आग बंद करके वहाँ पे मेटल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करेगा कि उसके ऊपर चार्ज क्या है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो ए से आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बी से आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोबाल्ट है, और फिर मेरे पास है जैसे NH3 है और Cl है। तो इसमें से मुझे पहले कौन सा लिखना चाहिए, तो NH3 इज अमीन एंड Cl इज क्लोरो। तो पहले कौन सा लिखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो NH3 मैं पहले लिख देता हूँ, तो मैं NH3 लिख देता हूँ। अब इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिख दूंगा, और Cl जितने हैं उनको यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ये जनरली तब यूज होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं। जैसे NH3 में 4 एटम है तो चारों को क्लोज करके हम लोगों ने लिख दिया। जैसे सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव होता है और इसके 4 मॉलिक्यूल हैं तो मैं कार्बोनिल है, तो कितने कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल है, तो ब्रैकेट में लिख। ठीक है, तो NH3Cl। अब ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास Cl है और Cl के अलावा मेरे पास Cl है, इसका नाम है क्लोरो, और यहाँ पे वाटर भी है। ठीक है, अब वाटर का नाम होता है एक्वा। वाटर का नाम हमें याद रखना है कि उसका नाम क्या लिखना है, एक्वा लिखना है। तो AM और AQ, तो
Q बाद में आता है, तो इसके बाद हम लोग H2 लिखेंगे एंड देन हम लोग लिखेंगे Cl भी ब्रैकेट लगाना है, लगा सकते हैं। 4 5 6 एक ही लगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिगेंड्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर लिगेंड पॉलीडेंटेड लिगेंड है, अगर लिगेंड क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो उसको भी हम लोग अल्फाबेटिकली ही यूज करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि उस लिगेंड को लिखने की जगह, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली जाती है। जैसे इथिलीन डायमीन जो कि NH2 है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EN। इथिलीन डायमीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। C4O2 नेगेटिव, इसको हम लोग OX लिख देते हैं। ऑक्स मतलब ऑक्सीलेट के लिए इसको यूज किया है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, ED, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स आर जनरली यूज्ड फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का क्या होता है, नाम बहुत बड़ा होता है, तो इतने बड़े नाम लिखना या इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जल्दी से खत्म करने के लिए वी जस्ट राइट डाउन देयर शॉर्ट फॉर्म, लाइक इथिलीन डायमीन के EN यूज किया है, ऑक्सीलेट के लिए OX यूज किया है, EDT इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड के लिए हम लोगों ने EDT यूज किया है। तो इनकी जो एब्रिविएशंस हैं उनको हम लोग यूज किया जाता है। फिर क्या होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड। अब जैसे हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है, अब एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे NO2 हो गया, तो NO2 तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जगह से अटैच कर सकता है, हमें कैसे पता चलेगा उसने कहाँ से अटैच किया। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि CO NH3 4 Cl, मैं ले लेता हूँ कि NH3 4 Cl दोनों। अब इसमें हमें नाइट्रो लिखना है, लेकिन नाइट्रो में जो आइसोमर है उसने ऑक्सीजन से अटैच है, तो हम लोग ONO लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो NO2 लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो ONO, O पहले आएगा, ये अटैचमेंट किससे हो रही है, O से हो रही है। और CO NH3 4 Cl NO2 लिखूंगा तो इट्स अ डिफरेंट आइसोमर, जहाँ पे कोबाल्ट किससे अटैच है, NO2 से अटैच है, और यहाँ पे कोबाल्ट किससे अटैच है, ONO से अटैच है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, मैं इसको थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से, कोबाल्ट O, तो इसका स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये O नाइट्रो है, ठीक है, और ये क्या है, N नाइट्रो। जब नाम लिखने की बारी आएगी तब हम लोग O नाइट्रो N नाइट्रो लिखेंगे, लेकिन जब फॉर्मूला लिखने की बात आएगी तो जहाँ से अटैचमेंट है डायरेक्टली हम लोग वो एटम पहले लिख देंगे, ठीक है। और बाकी तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अब पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहले मेटल लिखा, फिर लिगेंड्स लिखे, लिगेंड्स को पहले हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाया, एंड उसके बाद फिर कुछ ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड थे जहाँ पे अटैचमेंट दोनों साइड से लिखी, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में उसने अटैचमेंट किया। तो अगर ऑक्सीजन से किया तो O लगा दिया, नाइट्रोजन से किया तो N लगा दिया, अगर SCN सल्फर से किया तो SCN लिखेंगे, या अगर नाइट्रोजन से किया तो NCS लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सल्फर से अटैचमेंट हो रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैचमेंट हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या बोल रहा है कि देयर शुडंट बी एनी स्पेस, नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोबाल्ट यहाँ लिखेंगे और NH3 यहाँ लिखेंगे, उसको साथ में लिखेंगे, वेरी ऑब्वियस, कॉमन सेंस, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड है जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, इस ये तो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि उसके ऊपर चार्ज 0 है, ठीक है, न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे
FeSCN6 4 नेगेटिव। तो जो ओवरऑल जो चार्ज है उसको ऊपर लिख देंगे। अब ये जो ओवरऑल चार्ज कहाँ से आएगा? ओवरऑल चार्ज आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे पता है, अगर मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी +2 है। इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करनी है। फाइंड आउट तब करेंगे जब हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। अगर फॉर्मूला दे रखा है तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें मॉलिक्यूल लिखने के लिए दे रखा है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है टेट्रा अमीन, क्या है? टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। तो यहाँ पे 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो तुम डायरेक्टली पहले क्या लिखोगे? मेटल लिखोगे और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो तुम ध्यान में रख लोगे क्योंकि तुम्हें +3 चाहिए होगा लास्ट में फॉर्मूला लिखने के टाइम। बिफोर दैट यू डोंट नीड दैट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी होगी, तुम्हें इस केस में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट कब करने की जरूरत है? जब तुम्हें फॉर्मूला दे रखा होगा और वहां पे तुम्हें नहीं पता कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तब देन यू यूज योर नॉर्मल कैलकुलेशन और उससे तुम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आया उसको रोमन नंबर में ब्रैकेट में एनक्लोज करके रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है +2 है, +6, और सी एन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो कितना हो गया? +2 और -6 विच इज इक्वल टू -4। तो ये जो ओवरऑल चार्ज आया है इन दोनों को कंबाइन करके तुमने यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो ओवरऑल क्या है? 0। तो कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे हमारे पास कोबाल्ट CN6 है, तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +6 इंटू -1, क्योंकि CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो +3 - 6 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज है वो मैं -3 रख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है CrH2O 6। अब क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? +3 में +2 तो बनाते ही नहीं है, तो +3 +6 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू +3। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो मैंने ऊपर लिख दिया +3, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी ही दी, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्जेस। अब चार्ज बैलेंस करें, जैसे हमारे पास COCN6 -3 हमारा आ गया, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास पोटेशियम है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमें इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K3COCN6, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल। क्रोमियम H2O 6 दे रखा है, इसका +3 है, और तुमने ले लिया सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब कितने सल्फेट होंगे और कितने कितने ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होगा? तो तुम्हें इनका जो चार्ज है जस्ट यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा क्रोमियम H2O 6 2 एंड SO4 का होल ब्रैकेट। तो जस्ट उनके जो चार्जेस हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा जो पूरा कंपाउंड होगा उसका चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या करना है? तुम्हें टोटल चार्ज करना है। इसका ऊपर चार्ज क्या है? -3, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1। कैसे करोगे? इसको 3 ले लो, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा, और ये -3 ओवरऑल 0। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे करते हो। मोस्टली क्या होता है, बस आँख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें प्रॉपर कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी केटायन और एनायन, अब यहाँ पे क्या है? ये केटायन है, और यहाँ पे क्या है? एनायन। तो जब भी हम लोग कंपाउंड लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक स्पेस होता है, तो Na, ठीक, Na2SO4, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो
एक स्पेस हम लोग दे के रखते हैं। तो जब भी हम लोग कैटायन और एनायन को लिखेंगे, उनके बीच में एक स्पेस ज़रूर होगा, और वही स्पेस तुम्हें बताएगा कि क्या कैटायन है और क्या एनायन है। दूसरी चीज़ कि कैटायन को हमेशा ही हम लोग पहले लिखते हैं, एनायन उसके बाद में लिखा जाता है। तो जो पहली चीज़ लिखी हुई है, पहले तुम्हें देखना है कि ढूंढना है कि स्पेस कहाँ है। अब स्पेस के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, कैटायन, और स्पेस के राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एनायन। ठीक है, अगर नहीं याद है तो NaCl का फॉर्मूला याद कर लेना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो पहले क्या रखा है, कैटायन पहले लिखा है एंड एनायन उसके बाद में यूज हुआ है। तो कैटायन को हमेशा हम लोग पहले लिखेंगे, एनायन को हमेशा हम लोग बाद में लिखेंगे। अब इसके एक्सेप्शनल केस ज़रूर हमें मिल जाते हैं, वो मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें जैसे एसिटिक एसिड है, सोडियम एसिटेट है, नाम तो सोडियम एसिटेट है, सोडियम पहले ही आएगा, कैटायन पहले ही आएगा। लेकिन जब उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो सोडियम को हम लोग बाद में लिख देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनायन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत बॉदर नहीं करते कि कैटायन पहले लिखना है, एनायन बाद में लिखना है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं चलता है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि पहले कैटायन लिखना है, एनायन बाद में लिखना है, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट उसमें उल्टा लिखते हो तो भी चलता है, क्योंकि वहाँ पे मेजर फोकस होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, हमें कैटायन एनायन से कोई लेना देना नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैटायन भी लिखना है, एनायन भी लिखना है। कैटायन हमेशा ही पहले होना चाहिए, एनायन हमेशा बाद में होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, और स्पेस ही तुम्हें डिफाइन करेगा कि कैटायन कहाँ है और एनायन कहाँ है। ठीक है, सो आई होप कि इनसे पता चल गया होगा। अब लिगेंड्स के अगर मैं कुछ नाम तुम्हें देखूं तो Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो और क्लोराइडो, I को आयोडो, Br को ब्रोमो, ठीक है, या आइडो लगा देना उसके, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। ठीक है, ये यूज होता है। वाटर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, एक्वा यूज होता है। NH3 के लिए अमीन ही यूज होता है, और ऑक्सिलेट है C2O4 2 नेगेटिव, इसके लिए ऑक्सालेटो यूज होता है। ठीक है, लास्ट में बस तुम्हें O से एंड करना है। ठीक है, कब एंड करना है, जब तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का नाम क्या लिखा जाता है, एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक्वा, अमीन, और इथिलीन डायमीन, या इथेन 1,2 डायमीन, और कार्बोनिल। इसमें कुछ पीछे ना ओ से हम लोग स्टॉप नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा नेगेटिव चार्ज के बारे में बात आती है तो उसको हम लोग ओ से हम लोग एंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सो, ओ से हम लोग, हाइड्रोक्साइड होता है तो उसको हाइड्रोक्सो बोला। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का मैंने तुम्हें बता दिया, ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बता दिया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमारे पास एक पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये नेगेटिव चीज़ क्या है, जो लिगेंड्स आएंगे धीरे धीरे करके देखेंगे इसका क्या नाम है, या फिर एक लिस्ट में अपडेट कर दूंगा कि इनको इस तरीके से नाम बोला जाता है और इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सो दैट तुम्हारे लिए आंसर करने में थोड़ा आसानी होगी। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है कि जैसे इथेन डायमीन है, इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले में है, इसका जो कंपाउंड का जो नाम है, उसमें डाई पहले से ही यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, डाई। और अगर मेरे पास इथेन इथिलीन डायमीन 2 है तो मैं इसे डाई इथेन 1,2 डायमीन नहीं बोल सकता। ठीक है, तो उससे मुझे लगेगा डाई इथेन, 2 इथेन है और 1,2 डायमीन, 2 अमीन है, वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी डाई एक बार यूज हो गया तो उसके बाद जब भी यूज होगा तो हम लोग मोनो, मोनो तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 के लिए बिस यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रेस यूज करते हैं, ठीक है, 4 के लिए टेट्राकिस यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल का नाम हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं उनके आगे हम लोग बेस ट्रेस लगा देते हैं, जस्ट टू इंडिकेट कितने हैं।
क्योंकि उनके नाम में डाई, मोनो, डाई, ट्राई ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो अगर ये चीजें बार बार यूज होंगी, जैसे इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो डाई यूज हो गया, टेट्रा यूज हो गया, और वो अगर तुम्हारे 6 लगे हुए हैं, ठीक है, तो तुम क्या कैसे लिखोगे? तो तुम डाई तो या हेक्सा तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डाई ट्राई पहले से यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और उसके ऊपर हेक्सा केस लिखेंगे, हेक्सा केस इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ब्रैकेट, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें ये यूज होगा, ठीक है। नाउ वी हैव सेवरल क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन के बेसिस में हमें फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग ये कंपाउंड देखें, फर्स्ट जो है टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बोली कि पहले सबसे पहले ढूंढो स्पेस का है। तो स्पेस मुझे यहाँ दिख रहा है, तो स्पेस से पहले क्या होगा, ये हो गया हमारा केटायन और ये हो गया यहाँ पे एनायन, ठीक है। तो केटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में। अब क्लोराइड तो Cl ही है, तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और उसके पीछे Cl लगेगा, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी हेल्प करेगा। अब क्या है कि सबसे पहले टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, मेटल लिखते हैं। तो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर कोबाल्ट लिखा, ठीक है। कोबाल्ट के बाद क्या है, टेट्रामीन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नाम पहले से ही लिखे होते हैं, तो हमें वो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो अमीन है, कितने हैं, 4 अमीन है, तो टेट्रामीन कर दिया। एक्वा क्या है, एक ही एक्वा है, डाइक्वा तो नहीं लिखा, तो एक्वा एक ही है। अब उसके बाद क्लोराइडो, Cl भी क्या है, एक ही है। इसको फिर मैंने क्या कर देना, ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पीछे क्लोराइड है, तो क्लोराइड को अभी मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ठीक है। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होता है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। नाउ हमें पता करना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0, ठीक है। अगर उस पर आइडो, ओ से अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर ओ से वो एंड नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अमीन, ई से डिनोट हो रहा है, ओ से नहीं हो रहा। एक्वा, ए से एंड हो रहा है, ठीक है, तो इनके ऊपर 0 चार्ज है। अब क्लोराइडो, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज है, और इसका क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। सो इसके ऊपर देखें तो +3 -1 विच इज इक्वल्स टू +2। सो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +2, और Cl के ऊपर -1। अब इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लोरीन के तो 1 ही आएगा, तो क्लोरीन को 1 ही लिखें, बट ये आ जाएगा, सॉरी, क्लोरीन के ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसके ऊपर 2 था तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया इसका, सॉरी मुझे मिटाना नहीं था, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये पहला ही। दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या है, पोटेशियम स्पेस टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्पेस यहाँ पे है, तो स्पेस से पहले क्या होगा, केटायन, ये हो गया केटायन, और ये हो गया एनायन। तो केटायन क्या है, पोटेशियम है। अब कितने पोटेशियम है हमें नहीं पता, वो हम बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। अब ये पीछे आया तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल, मेटल क्या है, जिंक, जिंकेट। 8 पीछे लगाया है, और 8 तब यूज होता है जब जो कॉम्प्लेक्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम लोग लिखेंगे तब मैं याद दिलाऊंगा। तो जिंक पहले लिखा, तो जिंकेट है, जिंक हो या जिंकेट हो हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोग जिंक लिख लेते हैं। टेट्राहाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो इज OH, और कितना हाइड्रोक्सो है, 4, कंप्लीट कर दिया। अब ये हो गया कंप्लीट। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 +4, एंड हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो +2 -4 इज -2, तो ओवरऑल इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2, और इसके ऊपर आ गया +1, मतलब चार्ज आ गया।
अब इन चार्जेस को हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम मैं रब कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंपाउंड का नाम। लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट 3। तो एक तो ये हो गया डाइक्लोराइडो, ये एक नाम है। फिर बिस मतलब 2, इथेन 1,2-diamine। अब बिस तो बिस ट्रेस जब भी लिखा होगा वो तभी यूज होगा जब एक पॉलीडेंटेट लिगेंड साथ में अटैच है। तो इथेन 1,2-diamine या इथिलीन डायमीन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, तो वहाँ पे यूज करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे बिस यूज करेंगे। एंड देन वहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट 3। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस नहीं है तो ये सिर्फ एक ही सिंगल एंटिटी है, ठीक है। अब हम नहीं बता सकते कि ये केटायन है या एनायन है, ऑल्दो मैं बता सकता हूँ, तुम लोग अभी इस पॉइंट पे नहीं बता सकते, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये केटायन है या एनायन है, अगर उसके साथ कोई केटायन एनायन साथ में काउंटर केटायन एनायन नहीं दिया। जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, तो ये केटायन है। अगर कोबाल्टेट लिखा होता, लास्ट में 8 लगा देते, तो वो हो जाता है एनायन, ठीक है। जैसे जिंकेट था, ओ ये छूट गया। अच्छा पहले एल्यूमिनियम वाला करते हैं। जैसे जिंकेट था, तो जिंकेट का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट लिखा हुआ है, 8 वेट नहीं लगा रखा है, तो ये तुम्हें देखने की जरूरी है, ठीक है। एजी सिल्वर के साथ लगा रखा होगा तो सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, उसे अर्जेंटेट बोलेंगे। प्लैटिनम के साथ लगा है तो उसे प्लैटिनेट बोलेंगे। गोल्ड के साथ लिखा है तो उसे ऑरेट बोलेंगे, एयू से सिंबल है ना उसका। तो ऑरेट बोला जाता है, अर्जेंटेट बोला जाता है, प्लैटिनेट बोला जाता है, निकलेट बोला जाता है। कब बोला जाता है, जब नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। ओके, तो पहले थर्ड वाले की बात करते हैं, सीधा मैं फोर्थ पे पहुंच गया। पोटेशियम स्पेस ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। तो स्पेस यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये एनायन है और ये वाला केटायन होगा। तो पहले मैं लिखूंगा पोटेशियम, स्पेस छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, ट्राई ऑक्सीलेटो, 3 ऑक्सीलेट है। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट है तो एल्यूमिनियम लिखेंगे हम लोग, पहले तो मेटल लिखना होता है। फिर क्या लिखना है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट मतलब ऑक्सीलेट है तो C2O4 तुम लिख सकते हो, ठीक है। और KAlOX भी लिख सकते हो, OX जितने भी हैं 3, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट C2O4 लिखना, क्योंकि C2O4 लिखना इतना बड़ा नहीं है जो तुम एक शॉर्ट फॉर्म उसके लिए यूज करो। तो AlO3 थ्राइस लिख दिया। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है वो हमें देखना है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3 एंड ऑक्सीलेट इज C2O4 2 नेगेटिव। कहाँ लिखा है मैंने, इधर लिखा है ऑक्सीलेट, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीलेटो कहाँ से है, ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड में 2 COH होते हैं, तो दोनों COH पे एक एक माइनस चार्ज, सो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया माइनस। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है COH COH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इनके ऊपर दोनों पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो ये बन जाता है ऑक्सैलेट, ठीक है, ऑक्सैलेट। सोडियम लगा देंगे तो सोडियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम लगा देते तो कैल्शियम ऑक्सैलेट। अब +3 इंटू -2, ठीक है। तो +3 -6 विच इज -3, तो यहाँ पे -3 आ गया, पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो इसको ओवरऑल बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो लिख मेरा बिट। सो फॉर्मूला क्या हो गया, K3Al C2O4 3 सिंपल। अब मुझे डाइक्लोरो बेस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट का लिखना है, तो ये तो क्या है, पूरा ही केटायन है, ठीक है। पता ही चल रहा है क्योंकि 8 नहीं लिखा, नहीं तो मेटल के पीछे 8 लगा रखा होता है, ठीक। तो पहले मैं ब्रैकेट लिखूंगा, ये हो गया 4, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ।
सो कोबाल्ट को मैं पहले लिखूंगा, उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। फिर डाइक्लोराइड, दो क्या है, क्लोरीन है, एंड बिस इथेन, तो इथेन डायमीन EN लिख सकते हैं और इसको दो लिखते हैं और ये हो गया खत्म। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसकी कितनी है, +3 +2 इंटू -1, ठीक है, और EN का 2 इंटू 0, इथिलीन डायमीन, अमीन से ई से वो हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, और लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका चार्ज कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड हो, ये O से बंद हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और हमें पता है क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो +3 -2 इज इक्वल्स टू +1, so overall charge कितना है, +1, and it is a cation। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पहुंचते हैं, अभी पार्टीशन कर देता हूँ। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल, बहुत सिंपल है, और ऊपर से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल की क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो पहली चीज की निकल लिखा है तो केटायन होगा, ठीक है, 8 लिखा होता तो एनायन होता। अब ये केटायन है या न्यूट्रल है ये हम लोग नहीं बता सकते, ये पता चलेगा ओवरऑल चार्ज देखने से। ठीक है, तो ये हम लोग 100% बोल सकते हैं कि निकल का नाम 8 से नहीं हो रहा है, निकलेट नहीं है, तो ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स 100% नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, पहला ब्रैकेट लिखना है मुझे, सेंट्रल एटम कौन सा है, निकल, तो पहले मैं निकल लिखूंगा। फिर क्या है, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल CO, और कितने हैं, 4 कार्बोनिल, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, 0 +4 इंटू कार्बोनिल, ओ से तो एंड नहीं हो रहा है, ओ से एंड नहीं हो रहा, तो ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल चार्ज है, तो ये 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, और 0 आया तो लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन, सॉरी, किसी भी गिवन नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा और उसका नाम दे रखा होगा, और वो भी इतना सिंपल पूछते हैं कि कोई भी बता दे। ठीक है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है। बाकी एक नोट आ जाएगा BBT वगैरह पे, और ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, हाँ वर्डनर पे आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेमिंग ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमें लिखना है, इसमें हमारे पास क्या है, मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही न्यूक्लियस है, मतलब मेटल एक ही है, एक मेटल होगा और उसके साथ कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, इस तरीके के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 मेटल यूज हो रहे हैं, 3 मेटल यूज हो रहे हैं, 4 मेटल यूज हो रहे हैं, तो वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे मोनोन्यूक्लियर, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एटम होगा। तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसको करने से पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि पहले हम केटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखते हैं। सो द वेरी ऑब्वियस थिंग, केटायन इज नेम फर्स्ट एंड देन नेगेटिवली चार्ज एनटीटी को लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि केटायन क्या है या एनायन क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी केटायन हो सकता है, या नॉर्मल पोटेशियम सोडियम भी केटायन हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज में क्लोराइड ब्रोमाइड भी हो सकता है, या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है, या दोनों ही केटायन एनायन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो सकता है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर हमारा क्या है, लिगेंड्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज है कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो उसमें मेटल पहले आता है। ठीक है, जैसे CO Cl2
COCl6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम लोगों ने मेटल लिखा, उसके बाद लिगेंड लिखा, ठीक है, और लिगेंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा है। जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें पहले लिगेंड लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे हेक्साक्लोराइडो या हेक्साक्लोरो, फिर आएगा कोबाल्ट का नाम, कोबाल्ट 3, ठीक है। तो पहले इसमें लिगेंड पहले लिखा जाता है, मेटल बाद में लिखा जाता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो लिगेंड पहले लिखा जाएगा और मेटल बाद में लिखा जाएगा। लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और कॉम्प्लेक्स में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही वो ऑलरेडी लिखा होता है। तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो जो जिस जिस ऑर्डर में लिखा है उसको उसी तरीके से नाम लिखना है। बस मेटल को कहाँ चिपका देना, पीछे की साइड पे एकदम लास्ट में हमें उसका मेटल लिख देना है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आयनिक लिगेंड्स जो होंगे उनको हम लोग को ऐड करना है O से, जैसे क्लोरो को क्लोराइड हो, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड को या ऑक्सलेट को ऑक्सलेट हो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्स हो, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनको प्रॉपर उनका नाम जो है वही रहता है। H2O को एक्वा, NH3 को अमीन। अब देखो ये NH3 जो है वो अमीन नहीं है, AMMINE वाला अमीन है, ठीक है। तो दो अमीन है हमारे पास, AMINE एंड AMMINE। ये जो AMMINE होता है ये अमोनिया के लिए लिखा जाता है, क्योंकि अमोनिया की स्पेलिंग होती है, ठीक है। और अमीन जो RNH2 होता है उसका होता है AMINE, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर अमोनिया तुम्हारे पास लगा है तो AMMONI AMM यूज करना है, ठीक है, अमीन ये वाला यूज करना है। और अगर तुम्हारे पास इथिलीन डायमीन है या मिथाइल अमीन है तो तब तुम सिर्फ सिंगल M यूज करोगे, ये ध्यान रखना है। कार्बोनिल के लिए तुम CO के लिए तुम कार्बोनिल लिखोगे, NO के लिए नाइट्रोसिल लिखोगे, NO इज ऑल्सो न्यूट्रल लिगेंड। तो जब भी न्यूट्रल लिगेंड आएंगे उनके नाम जस्ट तुम ऐसे लिखोगे। वाटर के लिए वाटर यूज नहीं होता, उसके लिए एक्वा यूज होता है। अब प्रीफिक्सेस लिखेंगे, मोनो डाई ट्राई, ठीक है, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा है जैसे PPH3, यस, PPH3 का नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, न्यूट्रल लिगेंड है ये, ठीक है। इसमें क्या है, तीन फिनाइल ऑलरेडी लिखा है, तो इसको ब्रैकेट में रख के हम लोग कितने PPH3 दो यूज करें तो बिस हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या आएगा, जो केटायन है और एनायन है उसको हम लोग, सॉरी, मेटल है जो लिखेंगे, मेटल के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, रोमन नंबर में जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी ऑक्सीडेशन हम लोग इंडिकेट कर देंगे। एंड देन ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज लिख देंगे। सॉरी हमें लिखना नहीं है, लिखना है, हाँ, नाम हमें नाम लिखना है ना, हाँ। तो कोबाल्ट के आगे हम लोग ये लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसका नाम हम लोग कोबाल्टेट लिखेंगे, 8 लगा देंगे। कब, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिव हो। और अगर जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल चार्ज हो तब उसमें कोबाल्ट ही नाम रखा जाएगा, ठीक है। ये हम लोग बताइए। तो यहाँ पे आगे सफिक्स हम लोग लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, जो भी नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, जैसे COSCN4 तो 4 हैं, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेट्रा थायोसल्फेटो, थायोसाइनेटो, कोबाल्टेट लिखते हैं इसके, ठीक है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को नॉर्मली लिखते हैं, बस ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल सैटरडे क्लास होगी, हाँ हाँ क्लास